जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का क्लास स्वागत है। अभी हम लोग बीजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की एक सीरीज देख रहे हैं। आज इस सीरीज का 10th क्लास है, 10वां क्लास है और आज की क्लास कॉन्सेप्ट के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को डाउट था, इसलिए उस चीज को रिवीजन करते हुए हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट को समझकर बीजी के सॉफ्टवेयर पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, बिजी सॉफ्टवेयर पर काम करना बेहद आसान है। बस काम करते समय हमें थोड़ा सा जीएसटी के रूल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि हम गलत अकाउंटिंग ना करें, गलत एंट्री ना करें। तो जीएसटी का ये नियम है, इनवॉइसिंग के लिए जो जीएसटी ने रूल बनाया है वह नियम ये बताता है कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वह सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स, यानी किसी भी नेचर का बिजनेस है, सर्विस सेक्टर का है, ट्रेडर्स है, कोई मैन्युफैक्चरर है, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, उसको दो प्रकार का इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया गया। केवल और केवल दो इनवॉइस वो इशू कर सकता है। वो दो इनवॉइस कौन कौन से हैं? फर्स्ट उसका है टैक्स इनवॉइस और दूसरा उसका है बिल ऑफ सप्लाई। यानी केवल और केवल हमको दो इनवॉइस इशू करने हैं, एक टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। इन्हीं दो इनवॉइसेस से ही हमारा सारा काम होगा। अब हमको ये समझना है कि किस केस में हमको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, किस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करना। कल की क्लास में हमने देखा कि हमारे जो डीलर्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर प्रायः बड़े जो डीलर्स होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनको रेगुलर स्कीम में रहना आवश्यक होता है, जबकि 1 करोड़ रुपए एनुअल टर्नओवर से कम वाले डीलर को कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। यहाँ मैंने शब्द इस्तेमाल किया है रह सकते हैं, यानी किसी डीलर का अगर टर्नओवर 70 लाख रुपए है, यानी पूरे साल में वो 70 लाख रुपए का माल बेचता है, तो चाहे तो रेगुलर स्कीम में आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए जो समाधान योजना बनाई है वह कंपोजिशन स्कीम। समझ में आई? यहाँ एक चीज बारीकी से समझना है कि अगर कंपोजिशन का कोई डीलर रेगुलर में आना चाहता है तो उसका वेलकम है, लेकिन किसी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और वह रेगुलर में है और वापस कंपोजिशन में आना चाहता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं, यानी अपग्रेडेशन हो सकता है, डिमोशन नहीं हो सकता है। तो ये हो गया डीलर्स के बारे में कहानी। इन डीलर्स के बारे में जो कहानी है उसके साथ ही साथ कुछ गुड्स की भी कहानी। जैसे मैं आपको चीजें कुछ बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए एक स्मार्टफोन है ना, इस स्मार्टफोन पर जीएसटी जो लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो 18% है, 18% जीएसटी। ठीक, यह एक दूसरा स्मार्टफोन, ये एक दूसरा प्रोडक्ट है, सैनिटाइजर इसको बोलते हैं, इस पर जीएसटी कुछ और है। लेकिन यहीं पर एक चीज ऐसा भी मैं आपको दिखा रहा हूं जिस पर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं, जैसे कि किताबें। हम लोग की जितनी भी किताबें होती है ना, उन किताबों पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। जैसे मान लीजिए कि यह एक बुक है, इस बुक पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, समझाया? जबकि ये जो डायरी है, इस डायरी पर आपका जीएसटी लगता है। आइए समझे? तो कुछ चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल है और कुछ चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। सेम ऐसी कहानी सर्विसेज को लेकर है। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, किसान के घर पैदा किया हुआ अनाज, इन सब पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को टैक्स से एग्जम्प्ट करके रखा गया। तो जिन चीजों पर कोई भी गुड टैक्स नहीं लगता है, ना तो 5%, ना तो 12%, ना तो 18% और ना ही 28%, ऐसे गुड्स को बोला जाता है एग्जेम्प्ट गुड्स। ऐसे गुड्स को बोला जाता है एग्जेम्प्ट गुड्स। ऐसे गुड्स जिस पर कोई भी टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, जिनको टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, जिन पर कोई भी जीएसटी का टैक्स नहीं लगता है, ऐसे गुड्स को बोलते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स। तो अगर इस हिसाब से समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा गुड्स है ना, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये जो गुड्स है, अभी हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
तो गुड्स का एक अलग केस स्टडी करके अध्ययन करेंगे और सर्विसेज का एक अलग देखेंगे, तब जाके हमको दोनों चीजें क्लियर आएंगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए और समझा जाए तो जितने भी प्रकार के गुड्स हैं उन सारे गुड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन से दो पार्ट हैं? एक है टैक्सेबल गुड्स और दूसरा है एग्जेम्प्टेड गुड्स। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट वन इज टैक्सेबल गुड्स, सेकंड इज एग्जेम्प्टेड। यानी जितने भी प्रकार के गुड्स हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक जिस पर टैक्स लगना है, एक जिस पर टैक्स नहीं लगना है। जैसे कि आपका स्मार्टफोन, इस पर टैक्स लगता है, आप जिस कॉपी पर लिखते हैं उस पर टैक्स लगता है, ये पेन जिससे हम लिखते हैं इस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, जैसे किताब, एग्रीकल्चर के अनाज, इस पर टैक्स नहीं लगता। अब अनाज का भी अलग कहानी है। कहानी क्या है कि अगर कोई किसान के घर का अनाज है, उसको किसी ब्रांड का नाम नहीं दिया गया है, किसान उसकी खरीद और बिक्री कर रहा है या कोई उसकी खरीद बिक्री कर रहा है बिना ब्रांड के, ठीक, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी अनाज को बाबा रामदेव खरीद लें, खरीद कर उसको आटे में कन्वर्ट कर दें और उसको एक स्पेशल नाम दे दें, ठीक है, एक ब्रांड का नाम दे दें, तो वह फिर एक ब्रांडेड गुड्स हो गया और उस पर जीएसटी लग जाएगा 5%। समझ आया? तो ऐसे जैसे गुड्स का रूप बदलता है, उसका नेचर बदलता है, तो जीएसटी भी उसके साथ बदलता रहता है। यानी गुड्स जैसे जैसे कन्वर्ट होता है, गुड्स के नेचर में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, वैसे वैसे इस पर जीएसटी का भी रूल्स बदलते रहते हैं, टैक्स के स्लैब बदलते रहते हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड के बीच में वो आपस में शिफ्ट होते रहते हैं। अब जो टैक्सेबल गुड्स हैं इनको भी कुछ भाग में बांटा गया है। जैसे कुछ गुड्स को 3% के अंतर्गत रखा गया है, 3%, कुछ गुड्स को 5% में रखा गया है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको 12% पे रखा गया है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको 18 पे रखा गया है और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको 28% पे रखा गया है। तो ये हो गए उनके स्लैब, इनको बोलते हैं जीएसटी का स्लैब। स्लैब कितने हो गए? 3%, 5%, 20%, 18% एंड 28%। ठीक, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये हो गए जीएसटी के स्लैब। गुड्स को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया, टैक्सेबल गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स। ठीक है, गुड्स को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। टैक्सेबल गुड्स को फिर 5 भागों में डिवाइड किया गया स्लैब के आधार पर, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। और एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब एक ऐसा गुड्स जिस पर टैक्स ही ना अप्लीकेबल हो, जिस पर टैक्स लगे ही ना, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स कहलाता है। क्लियर हो गया? अब समझ आ गया ना कि गुड्स हमारे दो प्रकार के हो गए, एक टैक्सेबल गुड्स और दूसरा एग्जेम्प्टेड गुड्स। डीलर भी हमारे दो प्रकार के हो गए, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर। अब अगर ये दोनों चीज समझ में आ गई है, अगर ये दोनों चीज समझ में आ गई है, तब हम इनवॉइसिंग के रूल्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जीएसटी का जो इनवॉइसिंग का रूल है वो क्लियर आपको ये बताता है कि किसी भी बिजनेस में, किसी प्रकार का बिजनेस हो, किसी भी नेचर का हो, आप सिर्फ दो प्रकार की इनवॉइस इशू कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टैक्स इनवॉइस, सेकंड वन इज बिल ऑफ सप्लाई। यानी पहला आपका टैक्स इनवॉइस होगा, दूसरा आपका बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है? जी सर, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो ये हो गया गुड्स कितने प्रकार के हो गए, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड। डीलर कितने प्रकार के हो गए, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। जिसको समझ में नहीं आ रहा है अपना माइक्रोफोन इनेबल करे और वहीं से बैठे बैठे अपने प्रश्न को पूछे, जिसको भी जो भी डाउट्स आ रहा है, ठीक है, आप वहां से अपने माइक्रोफोन को इनेबल करें और अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप पूछें क्लास को पढ़ाते समय। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई यहां तक, आगे बढ़े। ठीक, अब इस रूल्स को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने एक नोट्स आप लोगों के लिए बना रखा है और उस नोट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा इनवॉइस इशू होगा।
इस नोट्स में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर मेंशन हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स भाषा का प्रयोग किया है। कई सारी किताबों का स्टडी करके इस नोट्स को एक बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। उम्मीद है कि ये नोट्स आप लोगों को पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक, तो देखिए इनवाइसिंग के बारे में हम लोग बताएं। इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। जीएसटी में 2 प्रकार की इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। तो 2 प्रकार की इनवाइस कौन है? एक इनवाइस तो हमारा हो जाएगा टैक्स इनवाइस और दूसरा हो जाएगा हमारा बिल ऑफ सप्लाई। कॉपी पर नोट कर लें, इनवाइस लिख लें, उसके बाद 2 चीजें टैक्स इनवाइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, और या तो फिर स्क्रीन शॉट आप ले लें, सबसे बेटर रहेगा। अभी मैं इसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो चीजें बहुत मतलब रायता फैल जाएगा। कहने का मतलब ये तो रायता फैले उसके पहले आप इसका स्क्रीन शॉट एक ले लें। मेन चीज देखिए, अभी आपको इतनी चीज समझनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक चीज, इसी को समझाने में काफी टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ से तक की चीजों का स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, क्लास खत्म होने के बाद अपने नोट्स पर लिखें। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, रायता फैलाएं हम। तो एक हो गया हमारा टैक्स इनवाइस और दूसरा हो गया हमारा बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, 2 ही प्रकार के इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, 2 ही प्रकार की इनवाइस इशू करने का सिस्टम। अब सबसे पहला चीज, अगर यहाँ पर आप देखिए 3 कॉलम बनाया गया है, टाइप ऑफ डीलर, टाइप ऑफ गुड्स एंड टाइप ऑफ इनवाइस। अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, टैक्सेबल क्या होता है अभी जस्ट मैंने समझाया है, ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स अप्लीकेबल होता है उन गुड्स को टैक्सेबल कहा जाता है। टैक्सेबल का मतलब टैक्स प्लस अप्लीकेबल, जिस चीज पर टैक्स लागू है वह सारी चीजें टैक्सेबल कहलाती हैं। तो ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स अप्लीकेबल होता है उन्हें टैक्सेबल कहा जाता है। तो अगर कोई रेगुलर स्कीम का डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। अगर कोई रेगुलर स्कीम का डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। यह चीज बिल्कुल क्लियर। समझ आया? सेकेंड लाइन ये कहती है कि अगर कोई रेगुलर स्कीम का डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। अगर कोई कंपोजिशन डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। और अगर कोई कंपोजिशन डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो भी उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। यह 4 लाइन में मैंने चीजों को एक्सप्लेन करके रखा है। अब इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो वह कौन सा इनवाइस इशू करेगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि वह बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। फिर क्वेश्चन घुमाकर कैसे पूछा जाएगा, अगर कोई कंपोजिशन डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो वह कौन सा इशू इनवाइस इशू करेगा? तो आपको वहां पर भी बताना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है? जी सर क्लियर। फिर से समझें, अगर कोई रेगुलर स्कीम का डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। आएगा समझ में? अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। अगर कोई रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। और अगर कोई कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करे या एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करे, दोनों ही केस में
उसे बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना होगा। यानी कंपोजिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई ही है। कंपोजिशन डीलर मतलब समाधान योजना, ना तो उसको बहुत ज्यादा टेबल मेंटेन करने की जरूरत है, ना तो इनवाइस वाइज परचेज और सेल मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही बहुत बुरा भाग करने की जरूरत है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। जितने रुपए का माल बेचेगा उसका 1% भाग के सरकार को टैक्स जमा कर देगा, और यह टैक्स जो है तिमाही जमा करेगा। यह टैक्स जो है तिमाही जमा करेगा, यानी 3 महीने का टैक्स जोड़कर एक साथ, 3 महीने का टैक्स जोड़कर एक साथ। आई बात समझ में? 3 महीने का टैक्स जोड़कर एक साथ जमा करेगा। क्लियर है? किसी भी कंपोजिशन स्कीम का डीलर हो या कोई रेगुलर डीलर हो, दोनों के लिए नियम अलग अलग डिजाइन किए गए हैं, नियम अलग अलग बनाया गया है। सबको ये बात समझ में आ गई या किसी के मन में कोई शंका चल रही? अगर चल रही है तो बताएं। चलिए, वासु का रिप्लाई आ गया, क्लियर है सर यहां तक। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, और नहीं आ रहा तो और अच्छी बात। ठीक है, तो यहां तक तो बातें आपको समझ में आ गई। ठीक, ये टेबल सब कुछ क्लियर आ गया। अब किस डीलर को कितना इनवॉइस इशू करना है, मींस इनवॉइस की कितनी कॉपी इशू करनी है, इस बात के लिए भी नियम बनाया गया। इस बात के लिए भी नियम बनाया गया। अगर हम किसी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अब हमको फोकस जो करना है वह करना है इस टैक्स इनवॉइस के नियम पर। नेहा का क्वेश्चन है सर टैक्स 0 समथिंग, क्या क्वेश्चन है सर? टैक्स 0 समथिंग में भी लगता है क्या आप? सर मतलब हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट में भी लगता है क्या? टैक्स पॉइंट में भी लगता है क्या? नहीं, दशमलव में तो नहीं लगता है। स्लैब जो सीधा है 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, ना तो कहीं 3.5 आया है, ना तो कहीं 5.5 आया है, कहीं पॉइंट में नहीं है। इसमें हाँ, नहीं, क्या मतलब कहीं पे भी कोई और कोई बिल हो तो फिर नहीं, और कहीं पर टैक्स पॉइंट में नहीं होता, सब सीधा होता है। हाँ, ये चीज अलग है कि कैलकुलेशन करते समय जो उसका रिजल्ट आता है वो दशमलव में आ सकता है। जैसे मान लो 12 का 98 रुपए का 5% निकाला गया, हो सकता है उसका रिजल्ट जो है कुछ और आए, दशमलव में आए। लेकिन जो स्लैब बनाया गया है वो स्लैब में कहीं परसेंटेज नहीं, फिक्स है। 3% ज्यादातर सोने चांदी के आइटम पर लगता है, 5% घरेलू इस्तेमाल की चीजों पर है, कपड़े वपड़े पर 5% है, 12% जो चीज खाने पीने वाली चीजों पर है, 18% पे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स हैं, और 28% पे लग्जरी चीजें हैं, जैसे 32 इंच से बड़ी एलईडी हो गई, 10 लाख के ऊपर की गाड़ियां हो गई, एसी हो गई, ये सब चीजों पर 28%। सीमेंट हो गया, इसको भी 28% स्लैब में रखा गया। ठीक है, तो यही स्लैब है इतने। समझ में आ गया? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर टैक्स इनवॉइस का कुछ नियम बनाया गया है। टैक्स इनवॉइस जब हम गुड्स की सप्लाई करेंगे तो भी इशू करेंगे, सर्विसेज की करेंगे तो भी इशू करेंगे। अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो हमें 3 कॉपी इशू करनी होती है। अगर किसी गुड्स के लिए, गुड्स और सर्विसेज आप लोग समझते हैं ना, गुड्स का मतलब सामान, ये सामान हो गया, ये गुड्स है, और जो आप लोग मुझे फीस जमा करते हैं वो मेरी सर्विस के लिए जमा करते हैं। मैंने आपको बोला कि बिजी पढ़ाएंगे 2000 रुपये लगेगा, ठीक है, आप लोगों ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, क्लास स्टार्ट हो गई। क्लियर है यहाँ? तो ये जो
मैं आपको सुविधा दे रहा हूँ, एक प्रकार की सर्विस है। आपके टेलीफोन में नेटवर्क आता है, हाँ, आप 219 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो आपके फोन में नेटवर्क आता है, तो क्या 219 रुपए देने पर कोई सामान मिला? नहीं, वो एक सर्विस मिली, सुविधा मिली। गुड्स का मतलब होता है सामान, सुना? तो अगर आप किसी गुड्स के लिए टैक्स इनवाइस इशू करते हैं तो आपको इनवाइस 3 कॉपी में इशू करना होता है। नंबर 1 ओरिजिनल कॉपी, नंबर 2 डुप्लीकेट कॉपी और नंबर 3 ट्रिप्लीकेट कॉपी। ये एक दिन मैंने आपको समझाया था, ठीक है, एक दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था इनवाइस की एंट्री करते समय। ओरिजिनल इनवाइस हमेशा होती है बायर के लिए, बायर का मतलब खरीदने वाला, रिसीवर के लिए, रिसिपिएंट के लिए, ठीक, इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। डुप्लीकेट कॉपी जो होती है इशूड फॉर ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स का मतलब होता है सामान ढोने वाला। और ट्रिप्लीकेट कॉपी जो होता है वो सप्लायर अपने ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इशू करता है, प्रिंट निकालता है, रखता है, ठीक। तो नियम तो यही कहता है कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी बिल 3 पन्ने में छापें। एक पन्ना उसको दे दें जो सामान खरीद के ले जा रहा है, एक पन्ना अगर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है तो उसको दे दें, ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है तो दोनों कॉपी उसी बंदे को दे दें जो सामान खरीद रहा है। और ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है वह सप्लायर अपने इस्तेमाल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि बहुत ज्यादा प्रिंटिंग से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, इसलिए लोग केवल 2 कॉपी इशू करते हैं, एक जो गुड्स खरीदेगा उसके लिए, दूसरा अगर ट्रांसपोर्टर के लिए जा रहा है तो। और अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी गुड्स में अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है तो भी दोनों ही कॉपी इशू होती है। एक ओरिजिनल हो जाती है जो गुड्स खरीदने आता है, और एक ट्रिप्लीकेट हो जाती है, लोग छाप के अपने ऑफिस के रिकॉर्ड में रखते हैं। तो जैसी नीड है, जैसी आवश्यकता है वैसा काम किया जाता है। तीसरा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक ओरिजिनल इनवॉइस है और दूसरा डुप्लीकेट इनवॉइस। मिकाइल का कुछ क्वेश्चन आया है, देखें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। परचेज की एंट्री करते समय लाइन को रिमूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? F9। मैं लिखकर भी भेज दे रहा हूं, भूल जाओगे, लिख लो कॉपी पर F9। F9 का इस्तेमाल किया जाता है, रिमूव एनी लाइन, किसी भी लाइन को रिमूव करने के लिए F9 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो 2 प्रकार के इनवॉइस इशू किए जाते हैं, एक ओरिजिनल इनवॉइस और डुप्लीकेट कॉपी। आई बात समझे? तो टैक्स इनवॉइस इशू करने का 2 नियम हो गया। क्या क्या नियम हो गया कि अगर गुड्स की सप्लाई करें तो 3 पन्ना छपेगा, 3 कॉपी बनेगी। अगर सप्लाई सर्विस की हो रही है तो सिर्फ 2 बनेगी, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। फिर उसके बाद अगली चीज, बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का क्या नियम है? तो बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू किया जाता है। जब एक रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तब, जब एक रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तब, और दूसरा जब कंपोजिशन डीलर किसी भी प्रकार के गुड्स को सप्लाई करता है। यानी कंपोजिशन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो चाहे आप टैक्सेबल सप्लाई करें चाहे एग्जेम्प्टेड करें, आपको बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना है, ठीक है। और अगर आप जो है रेगुलर डीलर हैं तो अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस, एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई। बस इतना सा नियम है। अब आप लोग बताएं, क्या ये आज की क्लास सबको समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो एक बिल की एंट्री कराया जाए और उसका प्रैक्टिकल किया जाए, अगर नहीं समझ में आया हो तो उसको बताया जाए। फिर मिकाइल अंसारी का क्वेश्चन आएगा, लैपटॉप में यही बटन प्रेस करेंगे। देखिए लैपटॉप की कहानी ये है कि लैपटॉप में 12 गो फंक्शन की होती है, F1 F2 F3 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की होती है। ये फंक्शन की तभी वर्क करता है जब हम Fn के साथ वर्क करें। अब लैपटॉप के कीबोर्ड में आप देखेंगे तो Fn होता है, Fn। तो Fn दबाकर जब आप किसी फंक्शन की को प्रेस करते हैं तो फंक्शन की वर्क करता है। तो अगर F9 दबाने पर आपका काम नहीं हो रहा है तो Fn के साथ F9 दबाएंगे तो वो चलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी तक बताएं कि जो हमने आपको बताया इनवॉइसिंग का नियम, क्या यह नियम सबके दिमाग में बैठा? क्या नियम सबको समझ में आया, या अभी भी किसी के मन में कोई शंका है, कोई समस्या है?
जिसको जो भी डाउट्स है माइक्रोफोन इनेबल करो, क्वेश्चन पूछें। पूछने में दिक्कत हो रही तो टाइप करें। जब ऐप को आप ओपन करते हैं ना तो नीचे क्यू का बटन होता है, क्यू मतलब क्विज। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। चलिए ठीक है, चंदन का रिप्लाई आ गया, नो डाउट सर। चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मेरी इतनी मेहनत ऑनलाइन पढ़ाने में सफल होगी, नहीं तो फिर चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाता है और फिर भी ना समझ में आए तो बड़ी तकलीफ होती है। इस पेज को हम बंद कर देना, स्क्रीन शॉट वगैरह लेना हो फटाफट ले लो, तो पेज को बंद करें, चले टैली बिजी में एंट्री करें उसकी। बहुत डर लगता है आजकल कोरोना से, पर बैठे बैठे सैनिटाइजर लगाते। ठीक है, तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर, अब हम लोग चलते हैं अपने बिजी पर। और बिजी पर जाने से पहले ये जो बिल बनाया गया इसको खोल के देखते हैं कि बिल कैसा है। एक एग्जेम्प्ट गुड्स मैं आपको दिखा रहा हूं। एग्जेम्प्ट का मतलब जिस पर टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता वह चीजें कहलाती हैं एग्जेम्प्ट। अभी आपने जब ये कंपनी बनाई थी आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट किया था, लेकिन चूंकि यह डीलर अभी तक जो बिल सप्लाई करता था वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता था, इसलिए वो टैक्स इनवॉइस करता था। लेकिन ये जो बिल है आज का, इस बिल में उसने एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया है, इसलिए देखिए यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई लिखकर आ गया। और सबसे अच्छी बात है कि रूल तो मैंने आपको समझा दिया, बट ये रूल जो है आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर को चलाते समय आपको ये रूल्स याद नहीं भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे आप किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बिल ऑफ सप्लाई शो करेगा, और जैसे आप टैक्सेबल सप्लाई करेंगे तुरंत ही टैक्स इनवॉइस करेगा। तो ये हो गया आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसका जो रजिस्ट्रेशन हो गया है रेगुलर स्कीम में हुआ। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सप्लाई क्या करता है। आप देखिए इसने बुक सप्लाई किया, टैली ईएसी बुक, जिसका कोड 4901 है। 200 पीस सप्लाई किया, यानी मैंने इसे 200 पीस खरीदा, प्राइस 500 रुपए, डिस्काउंट वगैरह कुछ इसने दिया नहीं, और इसका टोटल दाम हो गया 1 लाख। और आप नीचे देखेंगे तो कोई सी जीएसटी या जीएसटी नहीं है, यहाँ टैक्स रेट में एग्जेम्प्ट लिखकर आ गया, टैक्स रेट में एग्जेम्प्ट लिखकर आ गया, यानी इस प्रोडक्ट को जीएसटी में, इस प्रोडक्ट पर कोई भी टैक्स लागू नहीं। समझा? अब इसकी एंट्री हमको अपने बिजी में करनी। तो अगर नियम आपको समझ में आ गया होगा तो आपको बिजी में एंट्री करना बेहद आसान होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बिजी पर, और बिजी पर जाकर थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाते हैं। तो ये मेरा बिजी का कंपनी का आइकन है। जो लोग नए हैं एक बार देखें, कुछ नए लोगों की भी एंट्री होती जा रही है अभी इसी बैच में, नया बैच शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले इस पुराने बैच को थोड़ा सा कवर कर लिया जाए। मंडे ट्यूसडे से मे भी नया बैच स्टार्ट हो, अभी एडमिशन चल रहे हैं उस बैच के लिए। यहाँ पर आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद ओपन कंपनी में आएंगे, ओपन कंपनी में आने के बाद अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। आपकी कंपनी बैच 2 है तो बैच 2 में आप आ जाएंगे। यहाँ पर यूजर नेम भर दिया आरएम, पासवर्ड भर दिया आरएम, और कर दिया ओके। अब चूंकि ये परचेज की एंट्री है ना, परचेज की एंट्री
भाई हम आशुतोष ट्रेडर्स से गुड्स खरीद रहे हैं, तो परचेज के लिए अल्ट के साथ F9 बटन, और यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट ध्यान देना है कि डेट कौन सा है। तो इस केस में जो आपका डेट है वह डेट है 25 अप्रैल 2020। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे और डेट भर देंगे 25 अप्रैल 2020। यहाँ पर जो परचेज टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, आप उसमें आज सेलेक्ट करेंगे LGST एग्जेम्प्ट। कॉपी पर नोट करिए कि आज जो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यही है, LGST एग्जेम्प्ट आपको सेलेक्ट करना है। समझ में आई बात? आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर LGST एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट करने के बाद पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेन स्टोर। अब यहाँ पर क्रिएट करना है आपको आइटम। आइटम क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है F3, कीबोर्ड से दबाएं F3, और यहाँ पर आइटम का नाम रख दें टैली ACE बुक। ठीक, चूंकि एक प्रकार की किताब है इसलिए आप फिर एक ग्रुप बनाएं F3 से और उसका नाम रख दें बुक। प्राइमरी में यस कर दें, HSN को यस कर दें, कोड भर दें 4901, टैक्सेबल को यस कर दें, और यहाँ पर एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करें और फिर इसको करें सेव। यूनिट ये आपका हो जाएगा पीसेज। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड से F2 बटन दबाएं, मास्टर को सेव करें। अब क्वांटिटी आपको भरनी है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आपकी है वो 200 पीस है 500 रुपए के रेट से। आप यहाँ पर भरेंगे 200 पीस और यहाँ रेट हो जाएगा आपका 500 रुपए, डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, 1 लाख रुपए का हो गया। तो दबाएं, सेव करें, बिल नंबर भरें। यहाँ पर बिल नंबर है आपका टैक्स-007, टैक्स-007, और इस तरह इस बिल को करें सेव। अब यहाँ पर पुनः F2 प्रेस करें और ये बिल हो जाएगा आपका सेव। तो इस प्रकार अगर कोई बिल ऑफ सप्लाई हमको मिल रही है तो उसकी एंट्री जब हमको करनी होती है तो हमको परचेज टाइप जो है, हमें जो परचेज टाइप है वह LGST एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करना है। एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करना है। L मीन्स लोकल GST एग्जेम्प्ट। अगर अपने स्टेट से माल खरीदते हैं तो लोकल होता है, उस पर टैक्स नहीं लगा तो एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्स लगा तो कितना लगा उस बात पे निर्भर करता है, 5% है, 12 है, 18 है, 28 है, 3 है, टैक्स इंक्लूसिव है, क्या है, मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। क्लियर हो गया ये सब? चलिए, समझ में आ गई सबको ये चीजें? अब लास्ट में क्वेश्चन आंसर का टाइम। ठीक है, अभी तक आप लोग प्रश्न मुझसे पूछते थे और मैं आपके सवालों का जवाब देता था ऑनलाइन। अब मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा आपका नाम लेकर और जवाब आप लोगों को देना है। इससे ये पता चलेगा किसको कितना आता है। तो पढ़ाई खत्म, पढ़ाई के बीच में भी एक क्वेश्चन आंसर हो सकता है, पढ़ाई के प्रारंभ में भी हो सकता है, और पढ़ाई के लास्ट में भी हो सकता है। अगर हम ये कह देंगे कि पढ़ाई के लास्ट में लेना है तो आधे लोग तो बीच क्लास छोड़कर चले जाएंगे, क्या प्रश्न पूछने का टाइम हो गया, लाओ एग्जिट कर जाए, कौन सा सर जी देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यह स्कीम कल से लागू होगी आप लोगों पर। आप हमसे प्रश्न पूछेंगे और हम आपका नाम लेके आपसे प्रश्न पूछेंगे, पता चल जाएगा ऑनलाइन में किसको कितना समझ आ रहा है। ठीक, समझ आ रहा है ना बात? रेडी हैं सभी लोग इस चीज के लिए? इस नियम से किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के, उन डाउट्स को आप लोग पूछें, जिससे उन डाउट्स को दूर किया जाए और क्लास को बेहतर बनाया जाए। पूछिए, किसी को कोई डाउट्स हैं? सर कल का कंपोजिशन बता दीजिए।
ठीक है, कल का कंपोजिशन बता देंगे। और किसी को कोई डाउट? आज की क्लास में क्या डाउट्स है? अभी तो उस क्लास को मुझे एक बार पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे समझ आया कि कल मैंने पढ़ाया, रिकॉर्डिंग भेजा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आया, तो पूरी क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, वो मुझे पता है। आज की क्लास में इनवाइसिंग के रूल्स से संबंधित जो चीजें थी उसके लिए कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होगा। डाउट्स हैं भी तो अपना आप देखें। अगर डाउट्स आपको हैं तो आप रिकॉर्डिंग को देखें, रिकॉर्डिंग देखने के बाद डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली बात करें, समस्या आपकी दूर की जाएगी। तो चलिए, अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। टेक केयर, बाय बाय।